जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफर में। और इस चैप्टर 1 की सफर को हम आगे बढ़ाते हुए आप पहुंचे हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 1 पे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में 1, 2 और 3 हमने देखा था। वीडियो लेक्चर 1 में इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में और थर्ड में हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल। अगर इस वीडियो लेक्चर की बात की जाए तो हम स्टार्ट करने वाले इसको एक्सरसाइज के थर्ड नंबर क्वेश्चन से। अब थर्ड नंबर से क्यों सर? क्योंकि यहां जो दिया गया पॉलिनोमियल्स है वो y के टर्म में है। होता क्या है कि बच्चों को x के टर्म में पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की आदत रहती है, तो जैसे ही कुछ बच्चों की बात है और मोस्टली कर लेते हैं, मुझे यकीन है, वो y देखने पर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। आपके पास गिवन डेटा जो है वो है डिविडेंड के रूप में 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, और जिसको डिवाइड करना हमें y प्लस 1 से। ठीक है, तो डिवाइड के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसा कि आपको पता है। चलिए उसको कैसे परफॉर्म करना है देखते हैं। हमारे पास जो डिवाइजर है, भाजक दिया है, उसको हम ले चलते हैं इधर, इस साइड लिखा जाता है। और जो डिविडेंड है, भाज्य है 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, यहां लिखा जाएगा। सबको पता है स्टूडेंट। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट फिर से हम यूज करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए कि इस y में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये फर्स्ट टर्म मिल जाए। अभी हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि इस y में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2y³ मिल जाए। स्टूडेंट, तो आपका जवाब आएगा कि सर इस y में अगर हम 2y² का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2y³ मिल जाएगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस y में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2y³ मिल जाए। क्वेश्चन का जवाब ऐसे आएगा कि ये अभी y इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2y³ डिवाइडेड बाय y। तो अगर आपको घातांक के नियम याद आ रहे हों तो बेस सेम केस डिवीजन का, तो घातें सब्ट्रैक्ट होती है स्टूडेंट, घटती है घाटे, तो क्वेश्चन मार्क का जवाब आएगा 2y²। जी, तो इस y में अगर हम 2y² का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2y³। तो जल्दी से करते हैं, ये तो हो गया प्रेडिक्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। 2y³ का जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2y³, और 2y² का जब हम 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 2y²। चलिए अब माइनस करते हैं, तो ये माइनस साइन इसके प्लस साइन को बना देगा माइनस, इस प्लस साइन को बना देगा माइनस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। और 4y² से अगर हम 2y² माइनस करते हैं तो हमें मिलने वाली है 2y²। चूंकि 4y² बड़ी है 2y² से, तो प्लस का साइन हम लेने वाले हैं, बाकी एज इट इज हम लिख लेंगे। चलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट कि इस y में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे अब 2y² मिल जाए। यस, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर इस y में अगर हम 2y का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलने वाला है 2y²। तो चलिए स्टूडेंट, हमें मिलने वाला है 2y², और जब इस 2y का 1 के साथ होगा तो हमें मिलेगा 2y। चलिए अब माइनस करने पर ये माइनस साइन इस प्लस 2y² को बना देगा माइनस, और इस प्लस को बना देगा माइनस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। अगर हम 3y को देखें तो ये पॉजिटिव, और 2y को देखें तो अब नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है कि होता है नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट करने हैं तो बड़े में से छोटे, अर्थात 3y में से अगर हम 2y सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलने वाला है y। चूंकि 3y बड़ी है और वो प्लस साइन ली हुई है, तो हमारे साथ इसके साथ लगने वाला है प्लस साइन, और ये आ जाएगा +1। अब बताइए स्टूडेंट कि मैं y के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे y मिले। यस, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 की मल्टीप्लाई करने पर y के साथ हमें y मिलेगी, और 1 के साथ करने पर 1। इस तरह से आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन बनने वाला है। माइनस करने पर पता है कि दोनों ही विपरीत साइन लिए हुए हैं, तो आपका रिमाइंडर आने वाला है 0। स्टूडेंट, आपको मिला है क्वेश्चन में 2y² प्लस 2y प्लस 1, और यही आपका आंसर होता है। तो आंसर लिखने का तरीका ऐसे होगा,
आप ये डिवीज़न मेथड परफॉर्म करने के बाद नीचे में कोशेंट लिखने वाले हैं आंसर के रूप में। कोशेंट है आपका 2y² प्लस 2y प्लस 1 एंड रिमाइंडर है आपका 0। क्वेश्चन को बोला जाता है भागफल और शेषफल, रिमाइंडर शेषफल कहलाता है। ठीक, यही आपका आंसर है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिविडेंड मिल रहा है x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3। और जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि सबसे बड़ी पावर पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे इस तरह से। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका यही होता है कि हम उसको उसके जो वेरिएबल है उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा x⁵ पहले, उसके बाद आएगा आपका 0 × x⁴, फिर प्लस 5x³ प्लस 3x², फिर 5x प्लस 3। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो 0x⁴ है वो कहाँ से आया? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप जाइए, फर्स्ट को खास करके आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ आपने कॉन्सेप्ट की बात की है। तो ये जो 0x⁴ आने का सिलसिला है वो कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ अगर हम देखें तो x⁴ वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आता 0 ही है। तो ये है उसका कारण। चलिए अगर हम डिवाइजर यहाँ देखें तो आपको मिल रहा है 4x प्लस x² प्लस 2। फिर से इसको रीअरेंज करेंगे तो पावर 2 पहले, पावर 1 उसके बाद पावर 0, मतलब x² प्लस 4x प्लस 2। ये अब क्या यूज़ करने वाला है, हम यूज़ करने वाले हैं बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक, फिर से अब अपने कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं कि इस x² के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये x⁵ मिल जाए। चलिए एक बार रफ में देखते हैं कि इस x² में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x⁵ मिल जाए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन मार्क का जवाब मुझे चाहिए, तो मैं इसको इधर लिख लूँगा और इधर पहले से बैठा हुआ है x⁵। अगर ये x² इधर ट्रांसफ़र होके जाएगा तो ये चला जाएगा आपके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x⁵2। अब आपको अगर घातांक के नियम याद आ रहे हों तो बेस सेम केस डिवीज़न का, तो घाते क्या होती है स्टूडेंट, घाते सब्ट्रैक्ट होती है। तो जब 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, x⁵3। इसका मतलब इस x² में मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ x⁵3। तो जब हम x³ का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो हमें मिलेगा x⁵5। जब इस x³ का प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा अपना x³ इंटू x⁴, और यहाँ कोफिशिएंट 1 जब 4 से होगा तो आपको मिलेगा 4। जब इस x³ का प्लस 2 के साथ होगा तो आपको मिलेगा 2x³। चलिए अब अगर हम इनमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो माइनस साइन है इस प्लस 5x⁵ को क्या करने देगा, ये बना देगा इसको माइनस, ये प्लस साइन माइनस, ये प्लस साइन माइनस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। प्लस और माइनस स्टूडेंट होता है आपका माइनस, तो 4x⁴ से अगर हम 0x⁴ माइनस करें तो आएगा आपका 4x⁴। चूँकि माइनस साइन इस 4x⁴ के साथ है तो यहाँ माइनस साइन लिखा जाएगा। प्लस और माइनस फिर से आपका माइनस, तो 5x³ से अगर हम 2x³ माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x³। तो यहाँ आ गया 3x³। चूँकि प्लस 5x³ बड़ी है 2x³ से, तो बड़ी वाली की जो साइन है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो यहाँ फिर से बाकी एज इट इज लिखा जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 3। आइए स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होने वाला है, तो अब हम इसको बार बार ना करने के बजाय हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आपका जवाब आएगा कि सर इस x² में अगर हम
-4x² का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलने वाला है -4x⁴। जब इस -4x² का 4x के साथ होगा तो आपको मिलेगा -16x³। जब इस -4x² का +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलने वाला है -8x²। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस साइन इस माइनस साइन को बना देगा प्लस, इसको भी प्लस और इसको भी प्लस। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और प्लस होता है आपका स्टूडेंट प्लस। तो 3x³ में अगर हम 16x³ ऐड करते हैं तो हमें मिलने वाला है 19x³। 3x² में अगर हम 8x² प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा आपका 11x², और बाकी एज इट इज़ लिखा जाएगा। चलिए, अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 19x³ और यहाँ है x²। तो यहाँ मैं करने वाला हूँ 19x का मल्टीप्लाई। जब इस 19x का x² के साथ होगा तो 19 इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होके आपको देगा 19, और ये जब x इसके x² से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलने वाला है x³। जब इस 19x का 4x के साथ होगा स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 76x²। 19x का जब +2 के साथ होगा तो आपको मिलेगा 38x। चलिए, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस साइन इसके प्लस साइन के साथ मिलकर आपको देने वाला है माइनस, इसको भी माइनस बना देगा और इसको भी माइनस। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। और अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट तो प्लस और माइनस होता है आपका माइनस। तो 76x² से अगर हम 11x² माइनस करें तो आपको मिलने वाला है 65x²। चूँकि 76x² 11x² से बड़ी है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसके साथ माइनस साइन। फिर से वही माइनस और प्लस आपका होगा माइनस। तो 38x से अगर हम 5x माइनस करें तो आपको मिलने वाला है -33x। +3 साथ चलने वाला है स्टूडेंट। चलिए आइए, अब यहाँ आपके पास है -65x² और यहाँ आपके पास है x²। इसका मतलब कि सर अगर हम इसमें -65 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा -65x²। चलिए स्टूडेंट, तो इस -65 का जब x² के साथ होगा तो आपको मिलेगा -65x²। जब इस -65 का 4x के साथ होगा तो माइनस और प्लस आपको मिलने वाला है माइनस, और 65 इंटू अगर 4 की बात करें तो आपको मिलने वाला है 240 + 20 260। तो 260x, और जब -65 का 2 के साथ होगा तो आपको मिलेगा -130। चलिए, अब इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से ये माइनस साइन इस माइनस साइन को बना देगा प्लस, इसको भी प्लस और इसको भी प्लस। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल, और माइनस और प्लस होता है आपका स्टूडेंट माइनस। तो 260x से अगर हम 33x माइनस करते हैं तो हमें मिलने वाला है 227x, और प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो आपको मिलने वाला है 130 + 3 133। स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ 227x + 133 आया है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ दिख रहा है x² और यहाँ x⁴ 1। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से क्या हो गया, आप छोटा हो गया। अब हम इसके आगे जो डिवीज़न परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब हमारा ये बन जाएगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट, ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड। तो आंसर कैसे कोट करना है, आंसर हमें कोट करना है इसके नीचे कि क्वोशिएंट आपका मिला है, क्वोशिएंट है आपका भागफल। तो भागफल आपका आया है x³ - 4x² + 19x - 65, और अगर रिमाइंडर की बात की जाए तो आपके पास मिल रहा है, रिमाइंडर को बोला जाता है शेषफल। तो वो मिला है आपको 227x + 133। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। चलिए, अब इसके बाद हम बढ़ने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ एक नई पैटर्न हमें दिखाई देने वाली है।